ठीक है। तो अब तक हमने देखा कि इनर ज्वाइन जो हम लोग अब तक देख रहे थे वो इनर ज्वाइन कीवर्ड से के थ्रू देख रहे थे। ठीक है, इनर ज्वाइन कीवर्ड के थ्रू देख रहे थे और ऑन इनर ज्वाइन ऑन कीवर्ड के थ्रू देख रहे थे। इसका लिखने का एक दूसरा भी तरीका है। ठीक है, इसको लिखने का दूसरा भी तरीका है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नेचुरली प्रोसेसिंग नेचुरल ज्वाइन। ठीक है, नेचुरल ज्वाइन मेथड। ठीक है, थ्रू वेयर क्लॉज, थ्रू वेयर क्लॉज मतलब कि सेम है, इसमें कुछ नया नहीं है, बस इसको लिखने का एक अलग तरीका है। ठीक है, विदाउट मतलब थ्रू वेयर क्लॉज विदाउट विदाउट इनर ज्वाइन इनर ज्वाइन कीवर्ड। ठीक है, इनर ज्वाइन कीवर्ड के अलावे, ठीक है, ये सिर्फ इनर ज्वाइन में आता है। इनर ज्वाइन कीवर्ड के अलावे हमें ज्वाइन करने का एक अलग तरीका है, इनर ज्वाइन को ज्वाइन करने का तरीका है। तो इसको हम लोग ऐसे देख लेते हैं, एक चार्ट पर। जैसे हमने ये एम्प्लॉय वाली देखी थी। ठीक है, इसी को इसी को देख लेते हैं, इसी एग्जांपल को हम लोग इसमें देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें इनर ज्वाइन हमने किया था और ऐसे आया था। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ इनर ज्वाइन लिखने की बजाय हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, ये ऑन क्लॉज हमने जैसे हटा दिया। ठीक है, और इनर ज्वाइन लिखने की बजाय इसको हमने कॉमा दे दिया। ठीक है, और हमने दोनों टेबल का नाम कॉमा से सेपरेट कर दिया। ठीक है, और यहाँ सिर्फ हमने वेयर डाल दिया। सब कुछ सेम ही रहेगा, सब कुछ सारे कंडीशन सेम रहेंगे, हमने वेयर डाल दिया, दिस विल आल्सो वर्क। ठीक है, ये भी इनर ज्वाइन ही है। ठीक है, ये बस लिखने का एक अलग तरीका है। कई लोग जो है ना, जो जैसे मैं भी प्रेफर करता हूँ, मैं भी प्रेफर ऐसे ही करता हूँ, मैं डायरेक्ट ये लेकिन सिर्फ इनर ज्वाइन के केस में है। मैं भी प्रेफर ऐसा ही करता हूँ कि मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया वेयर लिख के। ठीक है, अब इनर ज्वाइन ये लिखने का बस एक तरीका है, ये मत सोचो आपकी कुछ मैं अलग बता रहा हूँ। ये बस उसको लिखने का एक दूसरा तरीका है इनर ज्वाइन। ठीक है, तो बस ये एक तरीका मैं है जो मैं मुझे आज डिस्कस करना था आप लोगों से। ठीक है, ठीक है, ये एक तरीका है बस, और कुछ नहीं इसमें, और कुछ नहीं है, वेयर क्लॉज में कुछ नहीं है। बस इनर ज्वाइन आप लोग को ये समझ में आया कि मैंने क्या किया, समझ में आया कि मैंने क्या किया। ये जो क्वेरी थी, मैंने उस क्वेरी में छेड़छाड़ नहीं की, मैंने बस इनर ज्वाइन कीवर्ड को हटाया और उसमें मैंने इन दोनों टेबल को एक ही में कॉमा के थ्रू लिख दिया। ठीक है, और जहां पर ऑन कीवर्ड दिया था वहां वेयर क्लॉज डाल दिया। बस बाकी कुछ छेड़छाड़ नहीं की मैंने। ठीक है, समझ में आया ये। हाँ सत्य। हाँ, तो ये लेकिन सिर्फ इनर ज्वाइन के लिए ही है, ये लेफ्ट ज्वाइन के लिए नहीं होता, लेफ्ट राइट के लिए नहीं होता, ये सिर्फ इनर ज्वाइन के लिए है। ठीक है, मतलब कॉमन रिकॉर्ड निकालने के लिए। ठीक है, अच्छा, एक पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू नोट मैं आप लोगों को बता दूं कि ज्वाइंस ज्वाइंस डू नॉट होल्ड गुड ऑन नल वैल्यूज। ठीक है, नल वैल्यू पे ज्वाइन नहीं होता है, चाहे आप वो इनर ज्वाइन लगाएं। ये एक बहुत पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन है ये। जैसे मैं बताता जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, पहले मैं आपको ये करके बताता हूँ। लेट मी कनेक्ट दिस। इसको बोलने का मतलब ये है कि व्हेन आई एम व्हेन आई एम देयर इज, अगर किसी टेबल में नल रिकॉर्ड है और दूसरे नल रिकॉर्ड है, तो आप चाहोगे कि दूसरे टेबल से नल रिकॉर्ड ज्वाइन हो। ठीक है, आप इनर ज्वाइन कैसे करते हो, इनर ज्वाइन को करने के लिए हमें क्या, या कोई भी ज्वाइन आप कैसे करते हो, कॉमन रिकॉर्ड के थ्रू।
राइट, कॉमन रिकॉर्ड के थ्रू करते हो ना। तो लेट मी शो यू कि हाँ जी, तो आप मान लो कि ये टेबल है एम्प्लॉय, और एक टेबल है हमारा डिपार्टमेंट। ठीक है, तो एम्प्लॉय में हमारा हमारा डिपार्टमेंट टेबल में हमारा है एम्प्लॉय आईडी एंड डीपीटी आईडी। ठीक है, और यहाँ है हमारा एम्प्लॉय और एफ नेम, एम्प्लॉय आईडी और एफ नेम एंड समथिंग एल्स। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी में हमारा 1 2, सॉरी यहाँ डीपीटी आईडी है। ठीक है, यहाँ भी डीपीटी आईडी है ताकि हम डिपार्टमेंट आईडी को ज्वाइन कर सके। ये हमारा ज्वाइनिंग की है, ये जैसे हमारा ज्वाइनिंग की है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जैसे एम्प्लॉय आईडी दिया, यहाँ डिपार्टमेंट आईडी में हमने दिया 1 2 नल। ठीक है, अब आप चाहोगे यहाँ पर भी जैसे डिपार्टमेंट आईडी है हमारा 1 2 नल। अगर आप ये सोचो कैसे आप इनर ज्वाइन कैसे मारते हो, पहला रिकॉर्ड लोगे और उसके बाद हर एक कॉलम पे आप ज्वाइन मार के देखोगे, है ना, हर एक कॉलम पे सर्च करके देखोगे कि दैट इज मैचिंग और नॉट। तो यहाँ जैसे ये मैच कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इसका सेकंड रो में आओगे, इसको मैच करोगे, इसको मैच करोगे और इसको मैच करोगे, तो ये मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये मैच हो रहा है, हो रहा है, ये मैच हो रहा है, नहीं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर हो गया हमारा 2। अब तीसरा कॉलम देखेंगे, तीसरा कॉलम यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे। ठीक है, एज पर आवर लॉ ऑफ कन्वेंशन। ठीक है, कन्वेंशन में हम क्या देखते हैं, कन्वेंशन में हमें देखते हैं कि वो एक रो को उठाया और 3 रो सर्च किया। ठीक है, लेकिन ज्वाइन के केस में अनटिल अनलेस अगर इनर ज्वाइन है तो इनर ज्वाइन में नल कंसिडर ही नहीं होगा, ये रो स्किप हो जाएगा, ये रो स्किप हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 1 2 आएगा। ठीक है, ठीक है ना। अब लेफ्ट ज्वाइन के केस में थोड़ा अलग होता है। लेफ्ट ज्वाइन के केस में क्योंकि पहला रो ले लेते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेफ्ट ज्वाइन केस में नल नल वैल्यू कैसे लेते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। इस केस में मैं आपको दिखा देता हूँ, इस केस में मैं आपको करके दिखा देता हूँ। चलो, ये केस में इम्प्लॉई और इंट है हमारा 1 1 2 3 1 2 3 4 है। ठीक है, और 1 2 3 उसमें 4 है। ठीक है, और उसमें 3 है। हम लोग एक क्या करते हैं, दोनों टेबल में एक एक नल रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। ठीक, नल रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। ठीक है, आई किस पर दे रहे हैं हम लोग, आईडी और नेम पे, है ना। तो आईडी नेम और एज मान लो कि हम लोग इंसर्ट करते हैं 21। ठीक है, ठीक है, मैंने दोनों दोनों टेबल में एक नल रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर दिए। ठीक, अब इसको देखेंगे हम लोग, तो लेट्स सी कि क्या रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, हमें नल रिकॉर्ड है। ठीक है, हमारे पास यहाँ ब्लैंक रिकॉर्ड है, नल रिकॉर्ड है। ठीक है, इसमें भी हमारे पास नल रिकॉर्ड है। ठीक है, लेकिन यही क्वेरी क्वेरी पर अगर हम लोग चलाते हैं, इसी क्वेरी पर अगर हम लोग चलाते हैं तो वो नल रिकॉर्ड नहीं आएगा। ठीक है, जैसा मैंने अभी यहाँ बताया। ठीक है, नल रिकॉर्ड नहीं आएगा, इनर ज्वाइन के केस में नहीं आएगा। लेफ्ट ज्वाइन के केस में नल आएगा लेकिन वो ज्वाइन नहीं होगा।
दैट इज अनदर केस। मैं लेफ्ट ज्वाइन जब बताऊंगा तो मैं बताऊंगा लेफ्ट ज्वाइन के केस में ये आएगा, ठीक है। अगर ये वेयर वेयर वाले केस को मैं हटा दे रहा हूँ, अभी मैंने पहले इनर ज्वाइन करके ही बता रहा हूँ आप लोगों को। मैं दिखाता हूँ आप लोग को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। इनर ज्वाइन के केस में ये नहीं आएगा। अब जब मैं लेफ्ट ज्वाइन बताऊंगा तब बताऊंगा, लेकिन मैं दिखाना चाह रहा हूँ लेफ्ट ज्वाइन के केस में ये आएगा, ठीक है। लेफ्ट ज्वाइन के केस में जो पहला वाला टेबल है उसका नल आएगा, ठीक है। पहला वाला टेबल का नल आएगा, ठीक है। ये मैं बताऊंगा आप लोगों को कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ये जब मैं लेफ्ट ज्वाइन बताऊंगा ना तो मैं बताऊंगा कि आप लोगों को कि लेफ्ट ज्वाइन के केस में वाकई में क्यों आपको शो हो रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट है। ये बहुत बार बहुत बार ये इंटरव्यू का एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बताया ऑन इनर जॉइंट्स डू नॉट होल्ड इनर जॉइंट्स डू नॉट होल्ड गुड ऑन नल वैल्यूज, ठीक है, ठीक है। तो ये केस था, ये दो केस था, मैंने दो केस आपसे डिस्कस किया, एक वेयर क्लॉज के थ्रू, एक हडूप बेसिकली। मैं चाहूंगा कि आप वेयर क्लॉज पर इतना ध्यान ना दें, क्योंकि ये जो है वो बस एक लिखने का तरीका है। इसको आप इतना ध्यान ना, मतलब कि आपके सामने ऐसा ना हो कि भविष्य में कभी आए कि वेयर ऐसे लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज कर जाओ, इसलिए मैंने बताया कि कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन प्रैक्टिस में आप जो है वो इनर ज्वाइन कीवर्ड को ही रखें, ठीक है। प्रैक्टिस में आप इसी को रखोगे, इनर ज्वाइन वाले को, ठीक है। क्योंकि ये बेटर तरीका है किसी भी चीज को फिगर आउट करने का कि कौन सा ज्वाइन लगा है। ये बेटर तरीका है, या ज्वाइन लगा भी है कि नहीं। इसलिए प्रैक्टिस में आप इसी को रखोगे, इनर ज्वाइन कीवर्ड को, रादर देन कि आप वेयर क्लॉज के थ्रू जाओ, ठीक है। तो ये आपका इनर ज्वाइन आज खत्म हो गया, ठीक है। कल से हम लोग लेफ्ट ज्वाइन देखेंगे, उसके बाद हम लोग राइट ज्वाइन एक ही दिन देख लेंगे, लेफ्ट ज्वाइन कल देखेंगे, परसों देख लेंगे राइट ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन। और ये सब एक एक दिन का है, लेफ्ट ज्वाइन शायद 2 दिन चले। और लास्ट डे हम लोग देखेंगे सेल्फ ज्वाइन, ठीक है। तो मैं टुमारो में लिख देता हूँ, टुमारो में मैं लिख देता हूँ, टुमारो टुमारो होगा लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है। और डे आफ्टर टुमारो हो जाएगा ये 2 डेज, ठीक है। इसको मैं 2 दिन रखूंगा, ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन को, क्योंकि ये लेफ्ट ज्वाइन और इनर ज्वाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। बाकी सब तो ऐसे ही है। डे आप ऑनवर्ड्स ऑनवर्ड्स में रखेंगे, ऑनवर्ड्स में हम लोग रखेंगे राइट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन, और उसके बाद हम लोग रखेंगे क्रॉस ज्वाइन। ये सब एक दिन में ही होगा, क्रॉस ज्वाइन। फिर अच्छा एक और ज्वाइन है सेल्फ ज्वाइन, ये मैं बाद में बताऊंगा अलग दिन, ये अलग से टॉपिक ही रख दूंगा सेल्फ ज्वाइन का, ठीक है। तो इतना ज्वाइन है, तो ये मैं बाद में धीरे धीरे करके आपको कवर करूंगा, ठीक है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ज्वाइंट्स वाला तो ये खत्म हो गया। आज मैं कल मैं स्टूडेंट मार्क्स वाला ये बना रहा था स्क्रिप्ट, पता नहीं मुझे कुछ गड़बड़ हो रहा था, कुछ आउटपुट सही नहीं आ रहा था। तो मैं इसको आज फिर बनाकर भेज दूंगा, तो उस पर मैं क्वेश्चन दे दूंगा, आप लोग ट्राई करना उसको करने का। और वेयर क्लॉज के थ्रू भी आप कर सकते हो, तो करने का ट्राई करना। मैं आज इसको बना के भेज दूंगा, ठीक है। तो मैं हडूप शुरू करता हूँ, क्योंकि वो 2 दिन से मैं कवर नहीं कर पाया हूँ। हडूप कवर करूँ ना? हाँ सतम भाई, वो आर्किटेक्चर बताने वाले थे ना हडूप। हाँ हाँ, मैं वही बताने वाला था आर्किटेक्चर, तो इसलिए
ठीक है। तो हम लोग आर्किटेक्चर हडूप का देख रहे हैं कि हम लोग उससे पहले हम लोग पहले जान लेते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी है जो बिग डेटा के लिए है। ठीक है, हम लोग इसमें बिग डेटा इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। हडूप आर्किटेक्चर तो इसके बाद पढ़ेंगे, पहले जान लेते हैं कि क्या क्या है, आखिर बिग डेटा है क्या, ये जान लेते हैं। ठीक है, हमारे पास, हाँ ठीक है, हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज आज के डेट में ये है, हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम हमने बताया था कि डेटा कितने टाइप के होते हैं। डेटा 3 टाइप के होते हैं। ठीक, डेटा जो हमारा है वो 3 टाइप का होता है। पहला है, पहला टाइप का डेटा जो है वो है स्ट्रक्चर डेटा। ठीक है, दूसरा है सेमी स्ट्रक्चर डेटा, और तीसरा है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, स्ट्रक्चर डेटा में हमारा आ गया आरडीबीएमएस। ठीक है, आरडीबीएमएस हो गया, सीएसवी फाइल हो गया, टीएक्सटी फाइल हो गया, एवरो एवरो फाइल भी ले सकते हैं। वैसे एवरो फाइल सेमी स्ट्रक्चर्ड है, लेकिन इसको हम लोग स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट नहीं लेते हैं। सेमी स्ट्रक्चर्ड फाइल में हमारा हो गया एक्सएमएल फाइल, ठीक है, एचटीएमएल फाइल, ठीक है, और और कौन सी फाइल होगी, पार्के फाइल, ठीक है, और जेसॉन फाइल। ये सब सेमी स्ट्रक्चर्ड हो गया। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में हमारा हो गया वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल, इमेज फाइल, ठीक है, पीएनजी फाइल, जेपीजी फाइल। ठीक है, तो हमारे पास सबसे बड़ा हमारे पास जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि एक सर्वे के अनुसार 80% ऑफ डेटा जो है हमारा आज के डेट में क्रिएट हो रहा है वो अनस्ट्रक्चर्ड हो रहा है। तो आप समझो कि एक मेजर पोर्शन जो है, ये एक मेजर पोर्शन जो है वो हमारा, मतलब कि अराउंड 80% ऑफ डेटा हमारा जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, तो वैसे तो सारे डेटा तो बढ़ रहे हैं, सारे डेटा बढ़ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ अनस्ट्रक्चर बढ़ रहा है। हमें काम स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड पर ही करना है। अनस्ट्रक्चर्ड तो हम लोग अभी जान रहे हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन हमें काम जो है वो इन दोनों पे ही करना पड़ेगा। ठीक है, इंडस्ट्री में काम इन्हीं दोनों पे होता है। ठीक है, अब हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम लोग कैसे इसको प्रोसेस कर सकते हैं इस डेटा को। ठीक, तो इसको इसको प्रोसेस करने के लिए जो 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 सबसे अभी इमर्जिंग इमर्जिंग क्या जो करंटली यूज होती है टेक्नोलॉजी, उसका नाम है हडूप। ठीक है, हडूप जो है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ओपन सोर्स का आप लोगों को मतलब पता है? हाँ, फ्रीली अवेलेबल। है ना, फ्री में, हाँ फ्री में अवेलेबल है। ओपन सोर्स का मतलब यही हुआ, ओपन सोर्स है। हडूप जो है एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। अच्छा, हडूप के पास दो मेनली कंपोनेंट्स होते हैं, चलिए बताता हूँ। हडूप के मेनली दो कंपोनेंट हैं, या किसी भी फ्रेमवर्क के दो ही कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है, उसका डेटाबेस। ठीक है, तो इसको डेटाबेस को बोलते हैं HDFS। ठीक है, और दूसरा है प्रोसेसिंग। ठीक है, और ये प्रोसेसिंग का टेक्निक है उसको बोलते हैं मैप्रेड्यूस। ठीक है, और जो ये HDFS क्या है, ओहो सॉरी, माय बैड, HDFS नहीं है, HDFS नहीं है, ये है, यहाँ ये है स्टोरेज। ठीक है, और जो स्टोरेज जो यूज करता है वो है HDFS। HDFS मतलब हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड
फाइल सिस्टम। ठीक है, मतलब हडूप एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि हमें स्टोरेज और प्रोसेसिंग दोनों प्रोवाइड कराता है। स्टोरेज मतलब हो गया हमारा डेटाबेस, मतलब कि कहाँ स्टोर होगा, फिजिकली कहाँ स्टोर होगा। ठीक है, मतलब और इसको बोलते हैं ये क्या कैसा स्टोरेज है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस डिफरेंट नेटवर्क्स, है ना, एक जगह स्टोर नहीं होगा, वो अलग 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 जगह स्टोर होगा। ठीक है, इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटेड बोलते हैं। और दूसरा कंपोनेंट है हमारा ये हडूप कंपोनेंट्स है। ठीक है, ये कंपोनेंट्स, ठीक है। और प्रोसेसिंग, जिस प्रोसेसिंग जो यूज करता है टेक्निक उसको बोलते हैं मैप रिड्यूस। ठीक है, ये सब हम लोग अभी देखेंगे क्या होता है। तो हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम जो है, जैसा मैंने बताया कि एक स्टोरेज है जो कि बिग डेटा को स्प्लिट कर देता है अक्रॉस मेनी नोड्स इन अ क्लस्टर। मतलब कि अलग अलग क्लस्टर, क्लस्टर क्या होता है, जैसे हमने, मैं बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है, लेट मी शो यू कैसे काम करता है। जैसा जैसे मैंने, आपने शायद सर्वर देखा हो, तो सर्वर रूम में आपने शायद जिस भी कंपनी में काम किया हो तो सर्वर रूम जरूर आपने देखा होगा। ठीक है, पता नहीं, जरूर सर्वर रूम शायद आपको देखने का मौका मिला हो, तो आप देखते होंगे कि सर्वर रूम के अंदर जाइएगा तो रैक्स बने होते हैं। ठीक है ना, रैक्स बने होते हैं, ऐसे 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 रैक्स बने होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं रैक्स। ठीक है, रैक्स पर क्या होते हैं, ठीक है, और ये रैक, ये सर्वर जब सर्वर रूम में जब टोटल हर एक हर एक रैक पर जो शेल्फ बना होता है वो एक इंडिविजुअल इंडिविजुअल मशीन होता है। ठीक है, ये एक मशीन हो गया, ये एक मशीन हो गया, ये एक मशीन हो गया, ये एक मशीन, मशीन ऐसा नहीं होता है यहाँ, ऐसे नहीं होता है यहाँ, इनका मशीन ऐसे हार्ड ऐसे फॉर्म में होता है। ठीक है, ये एक मशीन हो गया। ठीक है, और एक मशीन मान लो कि है 128 GB, 128 GB का। ठीक है, 128 GB का जैसा मशीन, या 1 TB का एक मशीन हो गया। ठीक है, उसी तरह 1 TB का मशीन उस सर्वर रूम में आपने देखा होगा कि करीब करीब 100 या 150 मशीन्स लगे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सिर्फ एक जगह के लिए, वन प्लेस, ये हो गया वन। तो एक रैक में मान लो कि 10 है मशीन। ठीक है, एक रैक में 10 मशीन है, फिर दूसरे रैक में 10 मशीन है, तीसरे रैक में 10 मशीन, 4 5, इसी तरह करते करते 15 रैक्स है, तो 150 मशीन है। ठीक है, तो हर इंडिविजुअल, अब एक मशीन पर जो 10 मशीन है उसमें हर एक मशीन पर काफी सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे 10 ब्लॉक्स हैं, इसमें 10 ब्लॉक्स हैं, इसमें 10 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो यानी कि टोटल मिला के 100 ब्लॉक्स यहाँ हो गए। ठीक है, 100 ब्लॉक्स। अब हर एक ब्लॉक्स पर डिस्ट्रीब्यूटेड है डेटा, मतलब कि इस ब्लॉक पे जैसे हमारा 20% डेटा सेव है, उसी तरह चौथे ब्लॉक पे हमारा 10% डेटा सेव। यानी कि कहने का ये मतलब हुआ कि हमारा जो डेटा होता है उसको चंक्स में बांट दिया जाता है, और उस चंक्स ऑफ डेटा को हमें अलग अलग ब्लॉक्स पर, नोड्स पर सेव कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये हमारा हो गया एक नोड। ठीक है, हर एक मशीन एक्ट करता है एक नोड के बराबर, हर एक मशीन एक्ट करता है एक नोड। ठीक है, हर एक मशीन एक्ट करता है नोड, और इसको बोलते हैं डेटा नोड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डेटा नोड। नोड मतलब, नोड मतलब मशीन, नोड इज नथिंग बट अ मशीन। ठीक है, उस मशीन का कुछ कैपेसिटी होगा, 16 GB रैम और 1 TB हार्ड डिस्क, लेट्स से। वैसे तो ज्यादा होता है क्योंकि सर्वर मशीन का कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है। तो मशीन, सबसे पहले आप जानो, इन सब चीजों को भूल जाओ, सबसे पहले जानो कि मशीन, ठीक है, नोड मतलब मशीन, नोड मतलब मशीन। ठीक है, ये बस आप याद रखना, नोड मतलब मशीन, मशीन मतलब रैम प्लस हार्ड डिस्क, जो आप अपना लैपटॉप जैसे यूज करते हो ना, दैट इज ऑल्सो अ नोड। ठीक है, लोकल नोड है वो। ठीक है, वो क्या है, आप लैपटॉप अपना यूज करते हो वो क्या है, लोकल नोड। क्या है, लोकल नोड। ठीक है,
उसका उसका कुछ रैम होगा, जैसे मेरे वाले लैपटॉप का रैम है 16 GB और हार्ड डिस्क है 512 GB। ठीक है, तो ये मेरा लोड है, ये मेरा एक मशीन है। ठीक है, जिसको मैं लोकल नोड बोलूंगा। ठीक है, तो नोड क्या हो गया हमारा, एक मशीन हो गया जिसमें समथिंग रैम होता है और समथिंग हार्ड डिस्क। ठीक है, और उस नोड के कॉम्बिनेशन को मिलाकर बनता है क्लस्टर। क्या बनता है, क्लस्टर। ठीक है, और क्लस्टर मतलब क्लस्टर ऐसे नहीं बनता, क्लस्टर बनता मतलब कि कुछ नोड यहाँ है अमेरिका में, कुछ नोड कहाँ है, इंडिया में, कुछ नोड यूके में है, इन सबको मिलाकर एक बनता है क्लस्टर। ठीक है, इन सबको एक जगह कंबाइंड फॉर्म में बोलेंगे क्लस्टर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, क्लियर है? हाँ सत्यम भाई। समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम क्या है, ये समझ में आया ना? हाँ यहाँ पर मैं इसलिए धीरे धीरे इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि आगे जाके इसी को इसी को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, तो इनिशियल कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा आप लोगों का तो आगे चल के दिक्कत आएगी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, अच्छा ये डेटाबेस नहीं है, ये फाइल सिस्टम है। ठीक है, जैसे लिनक्स क्या है, लिनक्स एक फाइल सिस्टम है, लिनक्स एक फाइल सिस्टम है, उसी तरह डेटाबेस ये हडूप जो है वो फाइल सिस्टम है, इट्स नॉट अ डेटाबेस, इट्स अ फाइल सिस्टम। ठीक है, तो ये जो है वो स्केलिंग आउट है। स्केलिंग आउट मतलब आप कितना भी मशीन इसमें ऐड कर सकते हो, वो आगे देखेंगे हम लोग, कितना भी मशीन इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, इट्स नॉट फिक्स्ड कि आप 10 मशीन ही से ही यूज कर सकते हो, आप उसको कितना भी एन नंबर ऑफ मशीन ऐड कर सकते हो और अपने क्लस्टर का साइज बढ़ा सकते हो, यानी स्केल आउट कर सकते हो। ठीक है, अब फॉल्ट टॉलरेंट है ये, मतलब आपका कोई डिसास्टर हो जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, या फिर कोई ब्लास्ट हो जाए, या फिर कोई खराब हो जाए, करप्ट हो जाए, तो ऐसा ना हो कि आपका डेटा लॉस हो जाए, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये रेप्लिकेटेड होता है अदर अदर जगह। जैसे इंडिया में, कहने का मतलब कि इंडिया में आपका आपका मशीन जो है इंडिया वाला खराब हो गया, ये जैसे ये इंडिया वाला मशीन था ना, ये खराब हो गया। ठीक है, तो या इंडिया का डेटा गया, लेकिन ऐसा नहीं है, हडूप में ऐसा नहीं है। हडूप में क्या करता है कि 3 जगह कॉपी कर लेता है, 3 अलग अलग जगह कॉपी कर लेता है, तो आपका इंडिया में अगर गया भी तो ये ऑस्ट्रेलिया से ले लेगा डेटा या अमेरिका से ले लेगा डेटा। ठीक है, तो हडूप जो है उसमें फॉल्ट टॉलरेंट है होता है, और डेटा लॉस का चांस जीरो होता है, 0%, ऑलमोस्ट 0%। ठीक है, इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है। और मैप रिड्यूस जो हमारा है वो प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क है, उस वो का क्या कहता है कि मैपिंग करता है उसको और समराइज करता है, मतलब अप्लाई करता है रो बाय रो और समराइज करता है। ठीक है, सबसे पहले गूगल ने ही इस कॉन्सेप्ट को निकाला था। ठीक है, मैप रिड्यूस को, तो गूगल का ही निकाला हुआ है मैप रिड्यूस। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम है। सबसे पहले होता है हमारा एसडीएफएस, उसके बाद हमारा रिसोर्स नेगोशिएटर होता है, फिर मैप रिड्यूस होता है, तब हाइड होता है। ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता दूँ। हमारा जो हडूप फ्रेमवर्क है वो कुछ ऐसे काम करता है कि सबसे पहले हमारा यहाँ होता है स्टोरेज लेयर, स्टोरेज लेयर। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमारा होता है प्रोसेसिंग लेयर। ठीक है, और बीच में इंटरमीडिएट लेयर होता है रिसोर्स मैनेजर लेयर। रिसोर्स मैनेजर लेयर नहीं होता है, रिसोर्स मैनेजर होता है ना। ये निगोशिएटर है, मैं बताऊंगा कि ये क्या है। ठीक है, और ऑन द टॉप ऑफ दैट आपके कंपोनेंट्स, अ, आपके कंपोनेंट्स ऑन द टॉप ऑफ दैट उसके काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा स्टोरेज लेयर क्या होता है, एसडीएफ, ये स्टोरेज है।
ठीक है। प्रोसेसिंग लेयर हमारा क्या होता है, मैप रेड्यूस, ठीक है, ये प्रोसेसिंग के लिए होता है। और रिसोर्स मैनेजर जो होता है ये हमारा होता है यार्न या मेसोस या जो भी, ठीक है, यार्न मेसोस जो भी। और ऑन द टॉप ऑफ दैट हमारा आता है हाइव, स्पार्क, जू कीपर एंड सो ऑन, ठीक है। ठीक है, तो आप डेटा इंजीनियर, एज ए डेटा इंजीनियर की पढ़ाई करोगे डेटा एनालिस्ट की, तो आपको हाइव और स्पार्क से मतलब होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेसिक आर्किटेक्ट, बेसिक डायग्राम, ठीक है, ये बेसिक डायग्राम, ठीक है। सबसे नीचे रहेगा हमारा स्टोरेज लेयर, ठीक है, स्टोरेज लेयर यानी फाइल को स्टोर करने का तरीका। उसके ऊपर रहेगा हमारा प्रोसेसिंग लेयर, यानी कि हमारा जो डेटा है वो प्रोसेस कैसे होगा, कैसे प्रोसेस होगा, ठीक है, यानी मैप रेड्यूस लेयर, ठीक है। और मैप रेड्यूस के अंदर होता है हमारा रिसोर्स मैनेजर, जो रिसोर्स को मैनेज करता है कि कौन रिसोर्स खाली है कौन रिसोर्स नहीं खाली है, उसको बोलते हैं यार्ड, ठीक है। तो यही ये दिखा रहा है। सबसे पहले हमारा एसडीएफएस होता है, उसके बाद यार्न होता है मतलब रिसोर्स निगोशिएटर होता है, फिर हमारा प्रोसेसिंग लेयर आता है, फिर उसके ऊपर हमारा हाइव, पेक, जिराफ, स्टॉर्म, स्पार्क्स जो भी है हमारा आता है, ठीक है। ठीक है, मैप रिड्यूस के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं। मैप रिड्यूस एक ऐसा टेक्निक है जो आपके डेटा को लाइन बाय लाइन, है ना, प्रोसेस करता है, ठीक है। पहले मैपिंग चलेगी, उसके बाद उसका रिडक्शन चलेगा, ठीक है, उसके बाद उसका समराइजेशन चलेगा, मतलब। तो कहने का ये मतलब है कि मैप रिड्यूस जो है, मैप रिड्यूस हमको लार्ज डेटा सेट को प्रोसेस करने के लिए एक हमारा प्रोग्रामिंग मॉडल है, ठीक है। अब मैप रिड्यूस काम कैसे करता है, मैप रिड्यूस काम कैसे करता है, तो मैप रिड्यूस काम ऐसे करता है, मैप रिड्यूस काम कैसे करता है, ठीक है। तो काम करने, मान लो कि ये आपका एक टेक्स्ट फाइल है, ध्यान देना आप, मान लो कि आपका टेक्स्ट फाइल है, जैसे ए बी सी डी ई एफ, इसमें कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैप रिड्यूस कैसे काम करता है, सबसे पहले क्या करेगा, ये फाइल को स्प्लिट करेगा, ठीक है, लाइन बाय लाइन, ऑन द बेसिस ऑफ लाइन बाय लाइन, ठीक है। अब ये मैं बाद में मैं बताऊंगा कि कैसे स्प्लिट करेगा। अभी आप जान लो कि इनपुट मैपर क्लास एक होता है, ठीक है। ये क्या करता है, इनपुट स्प्लिट क्लास होता है, ठीक है। एग्जैक्ट क्लास का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन इनपुट स्प्लिट क्लास इतना जान लो, ये क्लास होता है। ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन तोड़ता है रिकॉर्ड, लाइन बाय लाइन ब्रेक करता है रिकॉर्ड। और पहला रिकॉर्ड जैसे ब्रेक हुआ तो उसके साथ एक ऑफसेट लगता है, पहली लाइन में पहले वर्ड में ऑफसेट लगता है, ठीक है। ये जैसे फ्रेगमेंटेड हो गया, अब इसके साथ एक ऑफसेट लगा प्लस लाइन नंबर। ऑफसेट इज नथिंग बट द लाइन नंबर, जैसे ये 1 हो गया, इंडेक्स समझ लो आप, ठीक है। तो जैसे ये एबीसी था तो ये हो गया 1 एबीसी, ठीक है। डीईएफ है तो 2 डीईएफ, ठीक है। अब ये हो गया इसका की, और ये पूरा हो गया इसका वैल्यू, ठीक है। तो की वैल्यू में तोड़ देता है। अब ये जो भी प्रोसेसिंग होना होगा प्रोसेस होगा, और वापस जो होगा हमारा समराइज होगा, समराइज होके हमारा ये अलग अलग जगह हमको आउटपुट मिलता है या फिर सेव हो जाता है, ठीक है। ये रिड्यूस फेज, ठीक है। तो यही मैप रिड्यूस काम करता है। आगे हम लोग देखेंगे कि डिटेल में कि कैसे मैप रिड्यूस काम करता है, अभी बस इतना जान लो कि इतना ऐसे ही काम करता है, ठीक है। चलो देख लेते हैं यहाँ क्या हुआ, एस से एस में हमारा फाइल आया, ठीक है। हमारा जो भी फाइल आता है वो कहाँ आता है, एस में आता है। हमारा जो भी फाइल आया वो कहाँ आया, वो हमारा स्टोरेज में आया, मतलब एस में आया। अब एस जो है वो फाइल को भेजा मैप रिड्यूस इंजन के पास, ठीक है। नहीं समझ में आया आप पूछना मेरे से, ठीक है। सबसे पहले फाइल आई हमारी एस के पास, ठीक है, एस के पास। और एस जो है वो मैप रिड्यूस इंजन के पास भेजा, इंजन के पास अपना फाइल भेजा, ठीक है। और मैप रिड्यूस इंजन जो है वो
उस पर लॉजिक अप्लाई करना शुरू किया। पहला क्लास रन हुआ इनपुट मैपर क्लास, इनपुट स्प्लिट क्लास, ठीक है। इनपुट स्प्लिट क्लास बेसिकली जो हडूप है, इसके पीछे जावा रन होती है, ठीक है। जावा कोड रन होती है, ये जावा के बेस पे ही बनाया हडूप आपका, ठीक है। तो मैप रिड्यूस के पे भी जावा का कोड ही, जावा एपीआई ही लागू होती है। तो ये इनपुट स्प्लिट जो है ना, वो जावा की एपीआई है, ये जावा कोड है, जावा एपीआई है, ठीक है। तो इनपुट स्प्लिट क्लास जो है वो वो रन हुआ एपीआई, ये जो एपीआई क्लास है वो रन हुआ, और रन होके पहला फेज क्या हुआ कि ये पहला फेज लाइन बाय लाइन ये स्प्लिट हुआ, और हर लाइन को एक अपना ऑफसेट मिल गया, ऑफसेट मिल गया। ऑफसेट यहाँ व्हेन आई एम सेइंग ऑफसेट, व्हाट इज ऑफसेट? ऑफसेट इज नथिंग बट अ की, इसको की जनरेशन बोलते हैं, ठीक है। और इसके रिस्पेक्टिव में जो पूरा जो हमारा कंटेंट है वो बन गया वैल्यू, ठीक है, वो बन गया वैल्यू। तो यही ये बोल रहा है। समझ में आया आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? है ना? नहीं समझ में आया आप लोग पूछना, क्योंकि ये थोड़ा टेढ़ा कॉन्सेप्ट है। वैसे तो टेढ़ा नहीं है, लेकिन नहीं समझ में आया तो फिर बहुत ही मुश्किल है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप जरूर बताओ मेरे को, ठीक है। तो हमारा ठीक। इनपुट की वैल्यू पेयर में टूटा। जैसे मैं स्निपिंग ले लेता हूँ यार, स्निपिंग लेकर समझाता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहले क्या हुआ, एस डी एफ एस स्प्लिट हुआ। जो मैंने स्प्लिट क्लास बताया था, ये किस क्लास से है? ये इनपुट, ये क्या है? इनपुट मैपर क्लास, ठीक है, मैपर क्लास, सॉरी इनपुट स्प्लिट क्लास, ठीक है। ये टूटा। अब ये टूट कर की वैल्यू पेयर में मैपिंग हुआ, और ये मैपिंग होती है इनपुट इनपुट मैपर क्लास से, मैपर, ठीक है। ये मैपर क्लास होता है, या इनपुट होता है या मैपर क्लास होता है, इसी तरह से कुछ होता है, ठीक है। और ये की वैल्यू पेयर जैसे मैंने बताया 1 एबीसी है, ठीक है। तो ये पूरा लाइन हो गया हमारा वैल्यू, हो गया वैल्यू, और ये हमारा हो गया की, ठीक है। तो की वैल्यू पेयर में हमारा टूटता है, ठीक है। तो ये देखो आप, पहले लाइन के लिए, दूसरे लाइन के लिए, तीसरे लाइन के लिए, और ये जाकर हमारा लास्ट में एग्रीगेट होता है, ठीक है। और एग्रीगेट होके हमारा रिड्यूस होके जो फाइनल रिजल्ट मिलता है वो की वैल्यू पेयर में ही मिलता है। तो हमारा फाइनल रिजल्ट जो है वो कहाँ मिलेगा? की वैल्यू पेयर में ही मिलेगा, ठीक है। अब हडूप इकोसिस्टम, जैसा मैंने बताया पहले हमारा होता है एसडीएफएस लेयर, ठीक है। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज है, ठीक है। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज है। तो हडूप इकोसिस्टम में अगर हम आए, तो मैंने जैसे कि बताया कि हमारा जो ये क्या है? स्टोरेज सिस्टम है, स्टोरेज सिस्टम है। यान जो है निगोशिएटर है, निगोशिएटर है, मतलब रिसोर्स मैनेज करता है ये। रिसोर्स मतलब हमारे पास कितना अवेलेबल रैम है, कितना, कौन सा नोड एक्टिव है, कौन सा नोड डेड है, ये सारा इंफॉर्मेशन इसके पास होता है, निगोशिएटर के पास। निगोशिएटर मतलब आप समझ लो मैनेजर है ये। जैसे आपके जैसे आपके प्रोजेक्ट में कोई मैनेजर होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर। वो क्या करता है? कितना डेवलपर्स खाली है, कितना डेवलपर्स को काम असाइन है ना, उसको सब पता होता है, राइट। उसको पता होता है ना, किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजर को का काम ही यही है। उसका काम क्या है कि उस कि कौन से डेवलपर को कौन सा काम मिला हुआ है, ठीक है, कौन सा डेवलपर खाली बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये सारा काम मैनेजर का है, तो वही ये काम यार्न करता है। यार्न इज अ मैनेजर, ठीक है। और ये कौन सा रिसोर्स खाली है, किसको कितना काम देना चाहिए, ये यार्न करता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है मैप रिड्यूस, जो प्रोसेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क के लिए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, किस नोड पे क्या प्रोसेस करवाना है हमें, ठीक है। एचसी कैटालॉग जो है वो मेटा सर्विसेज है। व्हाट इज मेटा सर्विसेज? मेटा सर्विसेज आर नथिंग, मेटा सर्विसेज मतलब हमारा मेटा डेटा, मेटा इंफॉर्मेशन, किस नोड पे कौन सा डेटा, किस किस लोकेशन पे कौन सा डेटा है,
ये मेटा डेटा सर्विस, ठीक है। एच कैटलॉग इसको बोलते हैं, ठीक है। डेटा इंफॉर्मेशन किस नोड पे कौन सा कितना डेटा सेव है, ठीक है। मतलब कि डेटा मेटा डेटा इंफॉर्मेशन जो है वो ये रखता है एचसी कैटलॉग, ठीक है। हाइव जो है वो हमारा ऑन द टॉप ऑफ इन सारे के ऑन द टॉप ऑफ एक हमारा एक एपीआई है, उस वो जो सीक्वल लाइक जो जो डेवलपर सीक्वल वाले हैं, जिनको सीक्वल पसंद है उसके लिए हाइव, ठीक है। पिग या स्पार्क जो पसंद करते हैं, पिग या स्पार्क जो पसंद करते हैं ऑन द टॉप ऑफ दैट ये उनके लिए, ठीक है। बाकी अपना एच वेस ये जू कीपर ये सब अभी जानने लायक नहीं है, क्योंकि ये सब एच वेस जो है वो नॉन रिलेशनल डेटाबेस को जैसे स्टोर करता है, ठीक है। ये वही है जो अभी मैंने बताया, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको बताता हूँ, सर मैं आपको इसमें एक चीज बताता हूँ, हडूप इकोसिस्टम क्या है। ये देखो आप जैसे अभी क्या पढ़ रहे हो, आप जैसे अभी पढ़ रहे हो आरडीबीएमएस, तो ये जो है ना स्ट्रक्चर डेटा है, ये जो है स्ट्रक्चर डेटा। आप यहाँ हो, आरडीबीएमएस पढ़ रहे हो, है ना, माई सीक्वल इज नथिंग बट आरडीबीएमएस। तो आरडीबीएमएस जो है हम लोग डेटा कैसे ट्रांसफर करेंगे, और फ्लूम एक होता है, फ्लूम जैसे वीडियो फाइल हो गई, है ना, वीडियो फाइल हो गई, डॉट जेपीजी हो गई, है ना, एक्सएमएल फाइल हो गई, सेमी स्ट्रक्चर, है ना, एचटीएमएल फाइल हो गई, है ना, कितने फाइल्स। तो कहने का ये मतलब है कि हम भेजते कैसे हैं, हम भेजते कैसे हैं डेटा। अब इसके तीन तरीके हैं, इसमें एक तरीका मिसिंग है, वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। एक तरीका मिसिंग है, वो डायरेक्ट मेथड है, वो है डायरेक्ट। डायरेक्ट भी हम लोग एचडीएफएस पे फाइल रख सकते हैं, ठीक। तो नहीं तो हमारे पास दो तरीके हैं। आप जैसे माई सीक्वल में आप यूज कर रहे हो, तो माई सीक्वल में हमें हमें होता है, हम ट्रांसफर कर सकते हैं स्कूप के थ्रू। स्कूप एक टूल है, ठीक है। एचडीएफएस का सॉरी हडूप, स्कूप एक बिग डेटा का एक टूल है, जिससे हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम आरडीबीएमएस मतलब माई सीक्वल टू एचडीएफएस, ठीक है। मतलब एक डेटाबेस से दूसरे डेटा फाइल से एक डेटाबेस से दूसरे फाइल सिस्टम में डेटा ट्रांसफर कैसे होगा, ये लेयर यही बताता है, ठीक है। ये लेयर ये बता रहा है, ये लेयर ये बता रहा है कि एक जैसे आप माई सीक्वल में हो, तो माई सीक्वल से आप हडूप में कैसे, ये भी एक स्टोरेज है, ठीक है। माई सीक्वल भी एक स्टोरेज है कि नहीं, माई सीक्वल डेटाबेस है मतलब स्टोरेज है, ठीक है। ये एक स्टोरेज ही है ना जी, स्टोरेज है ना। और एसडीएफएस भी एक स्टोरेज है, एचडीएफएस भी एक स्टोरेज है, दोनों दोनों स्टोरेज ही है। एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में मुझे डेटा ट्रांसफर करना है, या एक्सपोर्ट करना है, या इंपोर्ट करना है ना, या तो एक्सपोर्ट करना है नहीं तो इंपोर्ट करना है, ठीक है। आदान प्रदान तो चलेगा, ठीक है। मान लो कि कुछ कुछ हमें काम है माई सीक्वल में, तो हम लोग एसडीएफएस से कुछ डेटा मंगा लेंगे, और जो जो माई सीक्वल में प्रोसेस नहीं हो पा रहा है वो हम लोग एसडीएफएस में भेज देंगे, तो लेन देन तो चलता रहेगा, है कि नहीं। हम लोग ऐसा थोड़ी है कि आरडीएमएस बंद कर दिए या एसडीएफएस में से हम लोग बंद कर दिए काम, तो काम दोनों से चलेगा, ठीक है। तो आदान प्रदान कैसे होगा, है ना, लेन देन कैसे होगा, तो उसके लिए टूल आम है आता है स्कूप, ठीक है। स्कूप के थ्रू हम लोग लेन देन कर सकते हैं, स्कूप के थ्रू हम लोग लेन देन कर सकते हैं डेटा का, ठीक है, ठीक है। डेटा का लेन देन कर सकते हैं, किस डेटा का, आरडीबीएस, ठीक है, आरडीबीएस, ठीक है। नाउ अब दूसरे टाइप का जैसा डेटा है, जैसे हमारा डॉट सीएसवी है ना, सीएसवी नहीं, सॉरी, हाँ सीएसवी भी कर सकते हैं, ठीक है। एक डायरेक्ट मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड होता है कि डायरेक्ट उठा के एसडीएफएस पे डाल दो फ्रॉम लोकल, फ्रॉम लोकल, फ्रॉम लोकल। जैसे आप डायरेक्ट उठा के कॉपी पेस्ट कर दिए अपने डेस्कटॉप से, जैसे आप अपने डेस्कटॉप से फाइल को उठाकर कॉपी पेस्ट कर दिए एसडीएफएस पे, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। कॉपी टू लोकल, कॉपी फ्रॉम लोकल होता है, ठीक है, ठीक है। ये भी एक डायरेक्ट मेथड है, यहाँ पर ये मिसिंग है, पता नहीं क्यों नहीं दिया, मुझे नहीं समझ में आया, ठीक है। एक होता है फ्लूम, फ्लूम क्या होता है, जैसे जेपीजी फाइल है, एक्सएमएल फाइल है, ये सब के लिए हमें फ्लूम नाम का एक टूल होता है, उससे हम लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब तो फ्लूम फ्लूम के अलावा भी बहुत सारे आ गए हैं, लेकिन हम लोग इससे कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया,
कि सबसे पहला जो स्टेज है वो है डेटा ट्रांसफर का। ये जो है हमारा डेटा इंजीनियरिंग का पहला स्टेज, ठीक है, डेटा इंजीनियरिंग का हमारा पहला स्टेज है क्या, डेटा ट्रांसफर या फिर डेटा डेटा रिसीव ट्रांसफर। ये पहला स्टेज है। इंटरव्यू में जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि आपसे डे टू डे लाइफ, आप डे टू डे व्हाट इज योर डे टू डे एक्टिविटी, तो फर्स्ट स्टेज आप यही बोलोगे, आइदर ट्रांसफर, आप आइदर रिसीव करते हो डेटा, कहां से, यू रिसीव द डेटा फ्रॉम क्लाइंट एंड, ठीक है, तो कहां करते हो, कहां करते हो, तो या एसडीएफएस लोकेशन पे करता हूं रिसीव, और कैसे करते हो, तो ऐसे करते हो, या तो आप आरडीबीएमएस के थ्रू, यार रुक जाओ, ठीक है, आपसे पहले पूछेगा क्वेश्चन कि डे टू डे आप एक्टिविटी बताओ, तो डे टू डे आप एक्टिविटी में बोलोगे कि आप जो है वो डेटा रिसीव करते हो एसडीएफएस पे, तो उसका अगला क्वेश्चन यही होगा, आप पहले डेटा जो है वो रिसीव करते हो एसडीएफएस पे, तो उसका यही क्वेश्चन होगा कहां से रिसीव करते हो, ठीक है, तो बोलोगे आप कि डिफरेंट डिफरेंट मीन से करते हैं, पहला आरडीबीएमएस से करते हैं, मतलब माई सीक्वल डेटाबेस जो हमारा है उससे ट्रांसफर होता है, किसके थ्रू, के थ्रू, ठीक है, ठीक है, ये पहला हो गया, ठीक है, पहला हो गया। उसके बाद आपको बोलना है तो आप बोल सकते हो डायरेक्ट करते हो, डायरेक्ट सर्वर के थ्रू करते हो, वाया पाइथन स्क्रिप्ट, वाया पाइथन स्क्रिप्ट, पाइथन स्क्रिप्ट होता है, और आपके लोकल पर फाइल आती है, लोकल सर्वर पे फाइल आती है, और आप पाइथन स्क्रिप्ट के थ्रू डायरेक्ट एंट्री करते हो एसडीएफएस पे, ठीक है, समझ में आया। और एक फ्लूम के थ्रू होता है, ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, ये आप नहीं भी बोलोगे तो चल जाएगा, इस पार्ट को आप स्किप भी कर दोगे तो चल जाएगा, ठीक है, लेकिन ये आपसे ये जरूर पूछेगा कि आपके पास कैसे डेटा रिसीव होता है, ठीक है, तो दो तरीके हैं, एक आरडीबीएमएस का डेटा रिसीव होता है माई सीक्वल में, ठीक है, स्कूप के थ्रू एसडीएफएस में, और दूसरा होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट डेटा होता है, वो होता है पाइथन स्क्रिप्ट के थ्रू, फ्रॉम लोकल सर्वर टू एसडीएफएस, ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक, हाँ सर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हाँ क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा तो आगे का बड़ा मुश्किल है समझना, ठीक है, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। ठीक है ना, आ रहा है, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग जब एक बार डेटा एसडीएफएस में पहुंच गया, मतलब स्टोरेज लेयर में जब एक बार आपका डेटा पहुंच गया, ठीक है ना, उसके बाद क्या होता है, ये जाता है रिसोर्स मैनेजर के पास, ठीक है, रिसोर्स मैनेजर क्या करता है, मतलब आपका प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है, रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऐसे समझ लो, प्रोजेक्ट मैनेजर आपका क्या करता है, प्रोजेक्ट मैनेजर आपका देखता है कौन कौन से रिसोर्स खाली हैं, ठीक है, कौन कौन से रिसोर्स खाली है, कौन से डेवलपर खाली है, कौन से डेवलपर को काम असाइन है ना, अब वो क्या करेगा, वो क्या करेगा कि हर एक डेवलपर को देखेगा, ठीक है, हर एक डेवलपर को देखेगा क्या काम कर रहा है, कितना लोड है उस पर, और उसके अनुसार उसको काम असाइन करेगा, उसके अनुसार उसको काम असाइन करेगा, ठीक है, ठीक है, तो वो हो जाएगा, तो वो काम कौन करता है, यार्न, ठीक है, अब इसके बाद जो केस आता है वो आता है अलग अलग केस, उसके बाद आपका इंजन आता है, या तो आप मैप रिड्यूस में जाओ, ठीक है, या तो आप मैप रिड्यूस में जाओ, यहाँ जाओ, मैप क्लासिकल मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क में, नहीं तो एक नया फ्रेमवर्क आता है स्पार्क, ये मैप रिड्यूस नहीं है, ठीक है, ये स्पार्क फ्रेमवर्क, दिस इज नॉट मैप रिड्यूस, ठीक है, या तो आप स्पार्क में चले जाओ, नहीं तो आप मैप रिड्यूस में चले जाओ, अभी हम लोग मैप रिड्यूस देख रहे हैं तो मैप रिड्यूस में चले जाओ, अभी हम लोग वही समझ रहे हैं, बाद में स्पार्क समझेंगे, ठीक है, इन मेमोरी या तो स्पार्क में चले जाओ, नहीं तो मैप रिड्यूस में चले जाओ, ठीक है, तो इतना ये है उसका पूरा फ्रेमवर्क, ठीक है, और फिर डेटा हमें हमें प्रोसेस होके मिल जाता है, ठीक है, ठीक है, ठीक। कॉल भी ड्रॉप हो सकता है, शायद 1 घंटा हो गया। हो गया है कि हो सकता है, अच्छा, अभी है टाइम, 52 मिनट हुआ है, 4-5 मिनट बाद कर लेना। ठीक है, चलो कोई
आप लोग को समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ा थोड़ा सा टेढ़ा टॉपिक है, इसलिए हो सकता है कि आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो, तो आप लोग तुरंत मेरे को टोको, नहीं समझ में आ रहा है तो तुरंत टोको, ठीक है। अच्छा, इसमें जू कीपर क्या है, एक एक कॉन्सेप्ट है जू कीपर का, ठीक है। ये अंबारी क्लस्टर है, ये क्या है, क्लस्टर मैनेजर, क्लस्टर मैनेजर है ये, ठीक है, अपाचे अंबारी, ठीक है। ये आपके क्लस्टर को मैनेज करता है, ठीक है। ये रिसोर्स मैनेज करता है और ये क्लस्टर मैनेज करता है, ठीक एक है। डाउट है सत्यम भाई, क्लस्टर और नोड में क्या डिफरेंस है? क्लस्टर, देखिए, क्लस्टर मैनेजर जो होता है, क्लस्टर और नोड, नोड नोड एक इंडिविजुअल मशीन को बोलते हैं, नोड जो है ओके। वो एक इंडिविजुअल मशीन को बोलते हैं। जैसे एक मशीन है, जैसा मैंने बताया, जैसे एक मशीन है जिसका रैम जो है 1 GB है और हार्ड डिस्क जो है 512 GB है, ठीक है। ये एक मशीन हुआ, ठीक है। अब ये एक मशीन मतलब कि मिलके 100 मशीन जैसे है, ठीक है, 100 मशीन है, ठीक है। तो इसका कॉम्बिनेशन मिलके बना एक नोड, ठीक है। मतलब कि ये एक मशीन है, ऐसे कई मशीन होंगे, ठीक है, ऐसे कई मशीन होंगे, मान लीजिए कि हमारे पास 100 मशीन है, तो 100 मशीन का एक कॉम्बिनेशन मिलके बना एक नोड, ठीक है, ठीक है, एक नोड, तो मशीन मिलके बना एक नोड या एक नोड, क्लस्टर? नहीं, अच्छा। एक नोड, 100 मशीन मिलके बना एक नोड, ठीक है। अब ओके। इस केस को आप और शॉर्ट कर सकते हो, एक मशीन को भी एक नोड कर सकते हो, मतलब कहने का मतलब कि सिंगल नोड मशीन, सिंगल नोड मशीन, ठीक है। मतलब कि एक नोड, उस वो एक ऐसा नोड है जिस पर एक मशीन है, ठीक है, और इस पर कई मशीन भी हो सकते हैं, ठीक है, कई मशीन भी नोड, एक नोड पे कई मशीन भी हो सकते हैं, ठीक है, कई ठीक है। मशीन। देखिए, कहने का ये होता है, मैं बताता हूँ कहने का क्या मतलब है। दो तरीके होते हैं, हमें हमें जो हडूप में पढ़ना है वो है सिंगल नोड मशीन, एक नोड का एक ही ये हुआ, जैसे ये हमारा हुआ, ऐसे कई नोड हो सकते हैं, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है, हमें सिंगल नोड ही इसमें पढ़ना है, ठीक है। जैसे 1 GB है और 512 GB, ये एक मशीन हो गया, तो आप देखिए कंफ्यूज मत होइए, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ एक्चुअल में, मैं इसको थोड़ा सा, नहीं, अभी नोड तो समझ में, या तो सिंगल नोड हो सकता है या नहीं, तो मल्टीपल। मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, एक मिनट, बट मैं इसको, क्लस्टर क्या हुआ फिर? मैं समझा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ अभी। हमारा जैसे एक नोड हो गया, नोड हो गया हमारा एक मशीन, ठीक है, एक मशीन जिसका कुछ रैम होगा और इसका हार्ड डिस्क होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक मशीन हो गया एक नोड के बराबर, ठीक है, एक नोड के बराबर। ऐसे कई मशीन होंगे और ये अलग अलग नोड होंगे, ठीक है, ये दूसरा नोड हो गया, ये तीसरा नोड हो गया, ये चौथा नोड हो गया, ठीक है, कई नोड हो जाएंगे और इनका कॉम्बिनेशन जो है वो मिलकर बनेगा क्लस्टर, इस नोड का कॉम्बिनेशन मिलकर बनेगा क्लस्टर, ठीक है। ये नोड 1 हो गया, ये नोड 2 हो गया, नोड 3 हो गया, नोड 4 हो गया, इसका कॉम्बिनेशन मिलकर बना एक क्लस्टर, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट आता है, ये भी कंसेप्ट आता है कि मशीन के अंदर मशीन होता है तो उसको रैक्स बोलते हैं, ठीक है। ये मैं वही बताने लगा था कि रैक्स होते हैं, नोड के अंदर भी रैक्स होते हैं, सब मशीन होते हैं वो रैक्स होते हैं, वो लेकिन वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो कंफ्यूज हो जाओगे आप, उसको मत जानो अभी आप, वो आप अभी इतना जानो कि वन नोड मतलब वन मशीन, ठीक है। मैं वो रैक्स एक्चुअल में रैक्स बताने लगा था, वो अभी आप कॉन्सेप्ट मत जानो, क्योंकि अभी आप बस जानो ये कि नोड एक मशीन होता है, ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा और क्लियर होगा जब मैं डेटा नोड बताऊंगा, ठीक है। और कॉम्बिनेशन ऑफ नोड्स क्या मिलके बना, क्लस्टर, ठीक है। जू कीपर जो है, जू कीपर एक ऐसा है जो कि आपको क्लस्टर को कोऑर्डिनेट, मतलब कि क्लस्टर मैनेज करता है। यार्न जो है आपका रिसोर्स मैनेज करता है ना, नोड्स को मैनेज करता है, और ये जो है पूरे क्लस्टर को कोऑर्डिनेट करता है, जू कीपर, ठीक है, ठीक। अब आते हैं एसडीएफएस आर्किटेक्चर क्या है। तो एसडीएफएस आर्किटेक्चर में
टाइम पूरा हो गया क्या? होने वाला है, कर लो चेंज, हाँ कर लो, मैं स्टॉप कर रीजॉइन रहा करता हूँ, हूँ, ये कर लो, पॉज कर रहा हूँ। पॉज करो। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूँ कि ये एचडीएफएस आर्किटेक्चर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एचडीएफएस आर्किटेक्चर क्या होता है? ठीक है, तो एचडीएफएस क्या है? क्या है एचडीएफएस? फाइल सिस्टम। क्या है एचडीएफएस? फाइल सिस्टम, करेक्ट। फाइल सिस्टम मतलब व्हेन आई एम सेइंग फाइल सिस्टम मतलब स्टोरेज। ठीक है, तो हमारा स्टोरेज का आर्किटेक्चर जो है वो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, क्या है स्टोरेज आर्किटेक्चर? तो स्टोरेज आर्किटेक्चर जो है सबसे पहले नोड से मिलके बना होता है। ठीक है, नोड से मिलके बना होता है। इसमें पहला नोड होता है नेम नोड। ठीक है, और दूसरा होता है डेटा। ठीक है, नेम नोड क्या होता है? ये मेटा डेटा इंफॉर्मेशन रखता है। व्हाट इज मेटा डेटा? व्हाट इज मेटा डेटा? और ये होता है ये एक्चुअल डेटा। डेटा नोड जो है वो एक्चुअल डेटा रखता है, नेम नोड जो है वो मेटा डेटा रखता है। व्हाट इज मेटा डेटा? मेटा डेटा मतलब इसका डेटा अबाउट डेटा। ठीक है, डेटा अबाउट डेटा मतलब एड्रेस। ठीक है, एड्रेस ऑफ द डेटा, एड्रेस ऑफ द एक्चुअल डेटा, एक्चुअल डेटा। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, ये ठीक वैसे ही है जैसे आपका एक डेटा जो है वो इंडिया में रखा है। ठीक है, ठीक है, इंडिया में रखा है, यानी डॉट CSV फाइल, डॉट ABC डॉट CSV फाइल जो हमारा है वो कहाँ रखा है? वो इंडिया में रखा है, ऑस्ट्रेलिया में रखा है, यूके में रखा है। ठीक है, हमारा 3 जगह ये फाइल रखा हुआ है। तो ये जो डेटा होगा, ये इंफॉर्मेशन जो होगा ये नेम नोड संभालेगा। ठीक है, अब और डेटा नोड क्या है? ये एक्चुअल डेटा है, मतलब कि वो abc.csv में जो भी इंफॉर्मेशन हो, जैसे जैसे सोहन हो गया, राम हो गया, जो भी इंफॉर्मेशन है, ये जो है वो फिजिकली स्टोर करता है। ये क्या करता है? डेटा को फिजिकली स्टोर करता है। और मेटा डेटा क्या करता है? नेम नोड क्या करता है? ये डेटा का रेफरेंस स्टोर करता है, डेटा का रेफरेंस स्टोर करता है, मतलब इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन अब समझ में आया? ये जो होता है नेम नोड जो होता है मेटा डेटा स्टोर करता है, मतलब आपका कितने रेप्लिकास हैं, कहां पर सेव है, ठीक है, कौन सा डेटा सेव, ये स्टोर करना का काम क्या है? मेटा डेटा। ठीक है, आप लोगों ने इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा डेटा अबाउट डेटा इज मेटा डेटा, मतलब कि उसका एड्रेस स्टोर करना। जैसे आप कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू पढ़ते हो ना, क्या करता है कॉल बाय? पॉइंटर क्या करता है? पॉइंटर क्या करता है? पॉइंटर रेफरेंस स्टोर करता है, वही है, सेम वही कॉन्सेप्ट पॉइंटर। ठीक है, नेम नोड इज नथिंग बट पॉइंटर। उसका रेप्लिका स्टोर करता है कि रेप्लिका कितने रेप्लिकास हैं, कौन कौन से रेप्लिका कहाँ कहाँ से है, ये सब सारे इंफॉर्मेशन जो है वो नेम नोड करता है। डेटा नोड जो है वो एक्चुअल डेटा है। डेटा नोड जो है वो एक्चुअल डेटा है, जो फिजिकल जो एक्चुअल डेटा है वो स्टोर करता है। ठीक है, और ये इसका, अच्छा इतना तक तो समझ में आया आपको? इतना तक समझ में आया? डेटा नोड क्या कर रहा है, नेम नोड क्या कर रहा है? ठीक है, ठीक है, नेम नोड जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का मशीन होता है। ये कम से कम 32 GB रैम होता है, या फिर 16 GB कम से कम रैम होता है। 16 GB का कम से कम 16 GB, 32 GB, 64 GB का भी रैम होता है, 128 GB का भी रैम होता है। रैम की बात कर रहा हूँ, नॉट हार्ड डिस्क, रैम। ठीक है, ये अच्छी क्वालिटी का होता है। नेम नोड जो है वो अच्छी क्वालिटी का होता है, गुड क्वालिटी, गुड क्वालिटी। ठीक है, डेटा नोड जो है, डेटा नोड जो है ये होता है कमोडिटी हार्डवेयर। व्हाट इज कमोडिटी हार्डवेयर? मतलब कि ये सस्ती मशीन होती है, चीपर, लो क्वालिटी की मशीन होती है। मतलब कि लो क्वालिटी कहने का मतलब कि वैसी लो क्वालिटी नहीं, चाइनीज माल नहीं, मतलब कहने का मतलब कि नेम नोट से सस्ती होती है। ठीक है, तो आप कितना भी हार्डवेयर आप ऐड कर सकते हो,
कहने का मतलब क्या है कि डेटा नोड जो है वो आप कितना भी लगा सकते हो। नेम नोड जो है वो दो ही लगा सकते हो, एक नेम नोड एक सेकेंडरी नेम नोड, ठीक है ना। वैसे तो अब तो नेम नोड भी काफी लगा सकते हैं, लेकिन अभी मैं ये कन्वेंशनल तरीका बता रहा हूँ। तो दो ही लगा सकते हो। तो नेम नोड जो है हमेशा गुड क्वालिटी की होनी चाहिए, कि इसका हार्डवेयर मजबूत हो। ये कितना भी अगर डेटा लोड बढ़े तो ये जले नहीं, है ना। फिजिकली मतलब कि ये इलेक्ट्रॉनिकली ये अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक। डेटा नोड जो है वो फिजिकल, क्योंकि फिजिकल डेटा स्टोर करता है, तो ये एक से ज्यादा जगह हो सकता है। यहाँ पर आता है रेप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट। रेप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट मतलब, रेप्लिकेशन मतलब क्या समझे आप लोग? डेटा कॉपी करना, मतलब कि यहाँ जो डेटा है वो हमने कॉपी कर दिया यहाँ भी, ठीक है। वो हमने कॉपी कर दिया यहाँ भी, तीन जगह कॉपी करके रख लिया। तो मान लो कि ये मशीन जो है, मान लो कि ये मशीन जो है हमारी, वो बर्बाद हो गई, बाढ़ में दह गई, ये सर्वर बाढ़ में उड़ गया या फिर जल गया, आग लग गई, तो हमारा डेटा जो है सुरक्षित रहेगा दूसरे नोड पे, ठीक है। इसी को बोलते हैं रेप्लिकेशन फैक्टर, इसी को बोलते हैं रेप्लिकेशन फैक्टर, ठीक है। तो अभी ये राइट रीड वाला, अभी ये नॉर्मली ये दो ही कॉन्सेप्ट है, राइट? एक मेटा डेटा और एक डेटा नोड। जो मेटा डेटा है वहाँ पे हम एड्रेस सेव करते हैं, और वो एड्रेस हम मतलब जो डेटा सेव करते हैं वो मल्टीपल लोकेशन में भी रह सकता है। करेक्ट इसलिए हम सस्ता हार्डवेयर यूज कर रहे हैं, और एड्रेस के करेक्ट लिए करेक्ट ताकि करेक्ट, वो बहुत बढ़िया इम्पोर्टेंट है तो एक कॉस्टली यूज करें, इतना ही बहुत है, बढ़िया राइट? बहुत ये बढ़िया, एकदम सही समझे हो आप, ठीक है। मतलब कि ठीक। हम लोग चूंकि एक से ज्यादा जगह सेव कर रहे हैं ना, तो काय को हम लोग महंगा डिस्क स्टोर करेंगे, सही बात है। अगर मान लो कि एक से ज्यादा जगह हम लोग सेव कर रहे हैं, तो डेटा नोड क्यों हम लोग महंगा वाला यूज करेंगे, है ना। क्यों महंगा वाला यूज करेंगे, सस्ते वाले से भी काम चला लेंगे, है ना। तो ये काफी, आप सस्ता वाला खरीद लो। और मान लो कि आपको एक, जरूरी नहीं है कि दो ही जगह आप रेप्लिकेट करो। आप मान लो कि रेप्लिकेशन फैक्टर आप अपना 6 लगा दो, तो 6 जगह रेप्लिकेट कर लो। सस्ते सस्ते छह मशीन खरीद लो, और 6 जगह यहाँ पर आप कितने भी मशीन ऐड कर सकते हो, कितने भी मशीन, ये सबसे बड़ा फायदा है इसमें। कितना भी आप इसको स्केल अप कर सकते हो, है ना। कितना भी स्केल आउट कर सकते हो। 10 मशीन और लगा लो, 10 सस्ती मशीन और लगा लो, 10 जगह और सेव कर लो डेटा। तो सस्ती मशीन खरीद के लगा लो, क्या क्या दिक्कत है? तो आपका चीपर पड़ा ना। आप समझो कि आप जो ओरेकल में, एक ओरेकल का आप मान लो कि एक ओरेकल का जो मशीन है वो मिलता है आपको $500 में, $500 में। मैं वैसे तो बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, मैं तो सस्ता बता रहा हूँ। ये मान लो कि वेरिटास या नेट बैकअप का ये मशीन है, ठीक है। नेट बैकअप का ये मशीन है ओरेकल का, ये मिल रहा है $500 में। तो हडूप का जो लोकल कमोडिटी हार्डवेयर है, ये मिलेगा सिर्फ आपको $40 में या $50 में, और सस्ता है $20 में। अब आप समझो कितना का डिफरेंस हो गया, ये देख लो कितना का डिफरेंस हो गया, समझ रहे हो? $20 में, कहाँ $500, कहाँ $20। और ये आप इसको 5 जगह रेप्लिकेट कर दो, कितने डॉलर हो गए? 20 इंटू 5, $100। 5 जगह रेप्लिकेट करोगे तो भी इसका इसका 1/5 है। आप समझ रहे हो कितना सस्ता हो गया, है ना। ध्यान में है, ये ध्यान दे रहे हो? ये ओरेकल का है ना। ओरेकल का $500 में है। और ओरेकल में वैसे भी नहीं है, ओरेकल में आप बार बार री इंस्टॉल करो, बार बार इसको रिप्लेस करो, री इंस्टॉल करो, है ना। उसके लिए आप डीबीए पॉइंट करो। ये सब हडूप में ये पचड़ा नहीं है। आप मशीन बस ऐड करते जाओ, नया मशीन ऐड करते जाओ। मान लो कि पहला वाला खराब भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने आप ही एच उसको जो नेम नोड है उसको लोड बैलेंस कर लेगा, अपने आप ही दूसरे मशीन को असाइन कर लेगा नेम नोड। अभी मैं आगे बताऊंगा कि कैसे करेगा, ठीक है ना। तो ये बहुत सस्ता है, इसलिए एच हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब क्लाइंट जो है, ठीक है। अब ये देखो रैक वाला मैंने आपको बताया जैसे, है ना। अब डेटा नोड के अंदर जैसे होता है रैक, नहीं सॉरी, कई सारे डेटा नोड को मिलाकर बनता है एक रैक, ठीक है। 3 डेटा नोड जैसे है उसको मिलाकर बना एक रैक, ठीक है। अब ये रैक 2, ठीक है। और डेटा नोड के अंदर होता है ब्लॉक्स। ये मैं अभी आगे बताऊंगा कि व्हाट इज ब्लॉक्स, लेकिन डेटा नोड के अंदर होता है ब्लॉक्स, ठीक है। अभी ये चीज जो है ना मैं बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। अभी मैं जस्ट अभी अगला मैं वही बताने वाला हूँ। चलो,
ये वाला मैं बताता हूँ, फिर मैप रिड्यूस जो है वो कल से, यार्न जो है वो, यार्न के बारे में, बाकी मैं टेक्नोलॉजीज के बारे में हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, ये मैं अभी आज बता देता हूँ। ठीक है, देखो क्या है, हमारा जो डेटा नोड है, ठीक है, हम तो जानते हैं पहले क्या होता है एसडीएफएस आर्किटेक्चर में। एसडीएफएस आर्किटेक्चर में क्या है, हमारा है एक नेम नोड एनएन, ठीक है, नेम नोड, नेम नोड का बैकअप होता है सेकेंडरी नेम नोड एसएनएन, ठीक है, हमारा है ये नेम नोड, उसका बैकअप है सेकेंडरी नेम नोड। नेम नोड क्या करता है, हमारा मेटा डेटा स्टोर, क्या करता है, मेटा डेटा स्टोर। और नेम नोड जो है ये कनेक्टेड होता है हमारे डेटा नोड से। अभी रैक्स का कॉन्सेप्ट मत जानो आप, अभी आप जानो डेटा नोड, डेटा नोड 1, डेटा नोड 2, डेटा नोड 3, डेटा नोड 4, ठीक है, डेटा नोड से कनेक्टेड होता है, ठीक है, ठीक है। और ये नेम नोड जब फेल कर जाएगा, जब फेल ओवर हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक इसका जो इंफॉर्मेशन होता है ये हमेशा कॉपी होता रहता है, इसका कॉपी इसमें होगा, और ये बैकअप लेते रहता है, तो ये लोड ओवर हो जाएगा एसएनएन, ठीक है, ये चीज मैं और बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो ये नेम नोड जो है डेटा नोड जो है क्या करता है, एक्चुअल डेटा स्टोर करता है, क्या करता है, एक्चुअल डेटा। और ये एक जो है बाय डिफॉल्ट हमारा रेप्लिकेशन फैक्टर है 1, ठीक है, एसडीएफएस के अनुसार रेप्लिकेशन फैक्टर 1। और क्या हुआ, और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है हमारा 3, मतलब 3 जगह कॉपी होगा, जो हमारा जो इंडस्ट्री में यूज होता है मिनिमम हम लोग फॉलो करते हैं ये कन्वेंशन की, मिनिमम 3 जगह रेप्लिकेशन फैक्टर हो, मतलब यहाँ जो कुछ डेटा अगर सेव हुआ तो ये 3 जगह सेव होगा, ठीक है, ये 3 जगह कॉपी हो जाएगा, यहाँ यहाँ और यहाँ, ठीक है, ठीक है। तो अब जो हमारा है पहले कैसे कॉपी होता है, ये इतना तक तो समझ में आ गया आप लोगों को, इतना तक तो आप लोगों को समझ में आया, ये पूरा पूरा खेल समझ में आ गया ना, ये ये खेल तो समझ में आया ना, हाँ सर। है ना। तो अब मैं बताता हूँ कि ब्लॉक्स के फॉर्म, ब्लॉक्स क्या है भाई, बस वही लास्ट बताऊंगा, आज के डेट में बताऊंगा ब्लॉक्स क्या है। तो ब्लॉक्स के फॉर्म में हमारा डेटा नोड पे स्टोर कैसे होता है, हाउ डेटा इज स्टोर्ड एट डेटा नोड, एट डेटा, ठीक है। तो ये फॉर्म में होता है हमारे ब्लॉक्स, ठीक है, ब्लॉक्स। अब ब्लॉक्स क्या है, ब्लॉक्स जो है वो आपका बाइट्स है, बेसिकली बिट्स एंड बाइट्स है, ठीक है, बाइट्स, बाइट्स, ठीक है, ठीक है। तो हमारा 64 MB का एक ब्लॉक होता है, ठीक है, एक ब्लॉक जो होता है, डेटा क्या होता है, ब्लॉक्स के फॉर्म में सेव होता है, ठीक है। जैसे हमारा है, हमारा जैसे हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क जैसे मान लो कि आप है 256 256 MB का, ठीक है, ठीक है, 256 MB का हमारा ये है हार्ड डिस्क है, एक 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 डेटा नोड जो हमारा है वो 256 MB का स्टोरेज है, ठीक है। तो हमारा जो डेटा है वो वो ब्लॉक्स के फॉर्म में से होता है। व्हाट इज ब्लॉक्स, ब्लॉक्स इज नथिंग बट स्टोरेज फाइल, ठीक है, स्टोरेज फाइल, ठीक है, फाइल के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है, ब्लॉक फाइल के फॉर्म में, ठीक है। डेटा जो है वो स्प्लिट अप करता है ना, जैसे मान लो कि आपका ये कोई txt फाइल है, ठीक है, txt फाइल है, तो ये टूटेगा पार्ट्स में, और इस जितना पार्ट्स होगा ये उसको बोलेंगे ब्लॉक्स, ठीक है। ये ब्लॉक्स के फॉर्म में टूटे, आप एक ऐसे समझ लो कि आप एक कागज के टुकड़े को फाड़ रहे हो, तो क्या बनता है, छोटा कागज, मतलब ब्लॉक्स के फॉर्म में,
कागज का टुकड़ा बनता है, तो ये टुकड़ा है, ब्लॉक्स इज नथिंग बट टुकड़ा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ब्लॉक फाइल्स, ठीक है, ठीक है, और एचडीएफएस के टर्म में इसको बोलते हैं पार्ट फाइल, ठीक है। तो यही ब्लॉक्स जो है, मान लो कि आपका डेटा नोड जो है वो 256 एमबी का है, ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी इसका 256 एमबी है मान लो। तो एचडीएफएस 1 में, हडूप वन में ये 64 एमबी के फॉर्म में एक ब्लॉक होता है, एक ब्लॉक बराबर 64 एमबी, ठीक है। तो अब आप बताओ कि ये कितने ब्लॉक्स में सेव होगा, ये 256 एमबी का है तो कितने ब्लॉक्स में ये सेव होगा, ये पहला डेटा नोड कितने ब्लॉक्स में ये सेव करेगा। सिंपल है, क्या? मतलब कि 64 एमबी का एक ब्लॉक है, ठीक है, हाँ और हाँ, डेटा नोड हमारा 256 एमबी का है, तो कितने ब्लॉक्स में ये सेव, कितना कितना ब्लॉक्स में सेव होगा फाइल पहले डेटा नोड पे। 64 वो तो सिंपल है, चार चार 256 डिवाइडेड बाई 64, फोर 4 एमबी, 4 ब्लॉक्स में सेव होगा, ठीक है। तो हमारा ये जो फाइल है, हमारा ये जो फाइल है, ये वाला जो फाइल है, ये 4 ब्लॉक्स में टूटेगा, 4 ब्लॉक्स में टूटेगा, ठीक है। और यही 4 ब्लॉक्स, मान लो कि ब्लॉक 1 हो गया, ये ब्लॉक 2 हो गया, ये ब्लॉक 3 हो गया, ये ब्लॉक 4 हो गया, ठीक है। और अब ये 4 ब्लॉक ये एसडीएफएस तोड़ेगा, ठीक है, इसको एसडीएफएस तोड़ेगा, ठीक है। एसडीएफएस में ब्लॉक साइज डिफाइन होता है 64 एमबी या 128 एमबी, ठीक है। तो ये 4 ब्लॉक में जैसे टूटा, अब ये 4 ब्लॉक ये डिसाइड होगा, हर एक ब्लॉक का रेप्लिकेशन 3 फैक्टर है, ठीक है। अब ये 3 जगह सेव होगा, हर एक ब्लॉक 3 जगह सेव होगा, हर एक ब्लॉक 3 जगह सेव होगा, यानी कि हमारा कितना कितना टोटल सेव हो गया, रेप्लिकेशन फैक्टर अगर हमारा 3 है तो कितना हो गया, ये 4 ब्लॉक कितना कितना ब्लॉक में सेव हो गया पूरे क्लस्टर में। चूंकि 4 ब्लॉक है ना हमारा, और एप्लीकेशन फैक्टर हमारा कितना है 3, 12 जगह ये सेव होगा पूरे क्लस्टर में। तो हमारा फाइल, अब आप फिर से एक बार समझ लो, इस चीज को मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद इसको बंद करते हैं, कल इसको और अच्छे से देखेंगे। आई नो इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग, मुझे भी समझने में थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन आप इसको थोड़ा सा समझें, इसको समझें थोड़ा सा, एक बार मैं फिर से इसको बता रहा हूँ। हमारी एक txt फाइल है, ठीक है, हमारी एक txt फाइल है, रेड पेन वाले पर ध्यान देंगे, ठीक है, txt फाइल है। तो txt फाइल में हमें हमारा अपना मेरा कुछ अपना डेटा है, ठीक है, मान लो कि कुछ डेटा है, ठीक है। अब ये डेटा क्या हुआ, हमारा एसडीएफएस में गया, हमारा कहाँ गया, ये फाइल हमारी गई एसडीएफएस में, ठीक है। अब एसडीएफएस में हमारा जो इनपुट स्प्लिट क्लास है, हमारा क्या है, इनपुट स्प्लिट क्लास, ठीक है। ये क्या करता है, डेटा को ब्लॉक्स के फॉर्म में तोड़ देता है एसडीएफएस के अंदर, ठीक है। इनपुट स्प्लिट क्लास है जो हमारा ब्लॉक्स के फॉर्म में इसको तोड़ देता है। अब ब्लॉक्स के फॉर्म में तोड़ता है, तो कैसे डिसाइड होगा कि हमारा ब्लॉक्स कितने ब्लॉक्स में टूटेगा, कैसे टूटेगा। तो अभी हम लोग हडूप 1 पढ़ रहे हैं, तो हडूप 1 के फॉर्म में 64 एमबी में तोड़ता है डेटा। तो एसडीएफएस के अंदर क्या चला, ये हमारी फाइल है, ठीक है, ये फाइल गई एसडीएफएस पे, एसडीएफएस पे इनपुट स्प्लिट क्लास चली, इनपुट स्प्लिट क्लास जो है वो 64 एमबी वाला लॉजिक लगाया और हमारे फाइल को तोड़ा, और ये फाइल हमारी है 256 एमबी की, ठीक है, ये फाइल हमारी है 256 एमबी की, ठीक है। तो ये 256 एमबी की जो फाइल है, वो हमारा जो एसडीएफएस है वो कितने में तोड़ेगा, तो 256 अपॉन 64, ठीक है, यानी 4 ब्लॉक्स में तोड़ेगा, ठीक है, 4 ब्लॉक्स में तोड़ेगा। अब ये जो 4 ब्लॉक्स में तोड़ा, तो हमारा जो है 4 ब्लॉक्स जो है डेटा नोड पे अलग अलग जगह जाकर सेव होगा, यही 4 ब्लॉक्स डेटा नोड पे अलग अलग जाकर सेव, ठीक है। अब इसका अपना रेप्लिकेशन फैक्टर भी है, चूंकि रेप्लिकेशन फैक्टर इसका 3 है, हमने
इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 3 रखा है, तो हर एक ब्लॉक 3-3 जगह जाके सेव होगा। मतलब कि ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ब्लॉक डी, ये 3-3-3-3 जगह जाके अलग-अलग जगह सेव होगा। तो कितना हो गया हमारा? टोटल ब्लॉक्स 12। मतलब कि जो हमारा 4 ब्लॉक्स था, अब 12 ब्लॉक्स के फॉर्म में सेव है, अलग-अलग जगह। ठीक है, ऐसे ऐसे हमारा एसडीएफएस काम करता है। ये चीज ओरेकल में नहीं था, आरडीबीएमएस सिस्टम में ये चीज, या फिर माई सीक्वल, ये आरडीबीएमएस सिस्टम में ही ये चीज नहीं था। रेप्लिकेशन वहां भी होते थे, ठीक है, वहां भी होते थे रेप्लिकेशन, लेकिन ऐसे नहीं होते थे। वो इंडिविजुअल एक जगह होता था, ठीक है, एक ही रैक में होता था सारे रेप्लिकेशन। तो एक गया तो मतलब कि गया, और कॉपी करने में भी काफी टाइम लगता था। इसमें कॉपी करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि ये ब्लॉक्स के फॉर्म में सेव है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, क्योंकि ये काफी हेवी हो गया, मुझे पता है, क्योंकि मुझे भी समझने में टाइम लगा था। तो ये हेवी हो गया, कल इसको और अच्छे से देखेंगे। ठीक है, अभी तो हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको मैं जब इसके बाद वाला जो हमारा स्पेशल आर्किटेक्चर आएगा, ठीक है, हडूप स्टैक वाला जब हम लोग पढ़ेंगे, और एसडीएफएस जब पढ़ेंगे, ये तो स्टैक पढ़ रहे हैं, स्टैक के बाद हम लोग एक्चुअल में जब ये पढ़ेंगे, जब हम लोग ये पढ़ेंगे एसडीएफएस, ठीक है, तो हम लोग और अच्छे से इसको देखेंगे, कैसे कैसे डिजाइन है, ये डिजाइन कैसे कर रहा है। ठीक है, ये डिजाइन कैसे कर रहा है। अभी आप बस मैंने ओवरव्यू बता दिया है, कल से हम लोग और इसको थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है सत्यम। ठीक है ना, तो समझ में आया ना आज आप लोगों को? इसको रोकता हूँ। हाँ